आज हम लोग का एक इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास 10th का विषय हिंदी का पाठ 8 जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये पंडित बिरजू महाराज जी का एक इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, जो उनके ही एक शिष्य, उनका एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था रश्मि नाम था, रश्मि वाजपेयी। तो रश्मि वाजपेयी ने इनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद जो लिखा उन्होंने वही पाठ ही है आपका जीत जीत मैं निरखत हूँ। इनके लेखक है बिरजू महाराज जी और इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। ये माता पिता के अंतिम संतान थे, 3 बहनों के बाद इनका जन्म हुआ था। इस ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या रश्मि वाजपेयी, याद कीजिएगा रश्मि वाजपेयी, परीक्षा में पूछ देता है रश्मि वाजपेयी यानी रश्मि वाजपेयी, उसको रश्मि नहीं पढ़ सके, हम क्या पढ़ेंगे रश्मि वाजपेयी। जो बातचीत हुआ था ना, उसी बातचीत को ये पाठ में लिखे हुए हैं। तो ये थोड़ा जानते हैं इनके बारे में, पाठ का सारांश जानते हैं हम लोग, ठीक है। पाठ का सारांश। पाठ का सारांश क्यों जरूरी है? क्योंकि पाठ का सारांश समझ आइएगा तो सारा क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ जाएगा और कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको बन जाएगा। पाठ का सारांश जानना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ। प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह पाठ जो लिया गया है यह एक साक्षात्कार है। और साक्षात्कार किसका है? तो पंडित बिरजू महाराज जी का साक्षात्कार, मतलब क्या, इंटरव्यू लिया गया था, वही इंटरव्यू है। उनका जो जीवन था ना, कला प्रेम से किस प्रकार से ओतप्रोत था, किस प्रकार से वो नृत्य कला में के क्षेत्र में उनकी जो महान उपलब्धियाँ थी, महान उपलब्धियाँ मतलब कहने का मतलब नृत्य कला के क्षेत्र में वो भारत में रही, फ्रांस, अमेरिका, जापान, चाइना, सब जगह जाके अपना नृत्य को दिखाए, डांस किए, इतने भारत का नाम रोशन किए और वहाँ पे जाके अपने भारत की गरिमा को बनाए और बताए कि किस प्रकार से भारत में सभ्यता संस्कृति है ना, और किस प्रकार से माँ सरस्वती का देन कैसे हमारे भारतवासियों पे पड़ा है, ये बताने का काम किए, है ना। बिरजू महाराज जी का जन्म जो हुआ था, अभी हम लोग देखे भी हैं इनका डाटा में क्या, कि बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। ये देखिए लखनऊ जो है ना, ये नवाबों का शहर माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, है ना, पता है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। तो ये नवाबों का शहर माना जाता है लखनऊ, और वहीं पे इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले इनका जन्म हुआ था, है ना। मतलब आज़ादी की लड़ाई को भी देखे होंगे, आज़ादी को भी किस तरह से भारत आज़ाद हुआ था। उस समय हमारा स्ट्रगल हो रहा था, देश की आज़ादी करने के लिए संघर्ष किए जा रहे थे, उस समय उनका जन्म हुआ था। ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। इनका जन्म 3 बहनों के बाद हुआ, 3 बहनों के जन्म के बाद इनका जन्म हुआ था। तो ये 3 बहनों के बाद जन्म लिया एक लड़का, तो स्वाभाविक है बड़े लाड प्यार से इनको पाला गया होगा। बहनों के लंबे समय अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ। जन्म के समय उनकी माता का उम्र कितना था? 28 वर्ष था जन्म के समय, जिस समय जन्म हुआ था। और उस समय जिस समय जन्म हुआ था उसमें उनकी बड़ी बहन जो थी ना, वो 15 साल की थी, है ना, मतलब कि बहुत एज होने के बाद इनका जन्म हुआ था। ये जो थे ना, इनके जो पिता थे ना, पिता, ये जानना जरूरी है, पिता जो थे ना प्रख्यात, माने क्या, बहुत ही जाने माने नर्तक थे, मतलब बहुत ही जाने माने, बहुत ही विख्यात, बड़ा प्रसिद्ध नृत्यकार थे। वो नृत्य कला करते थे, डांस किया करते थे। नर्तक का मतलब ये होता है डांसर, हम लोग डांसर कहेंगे ना समझ में आ जाएगा। नृतक कहते तो नृत्य तो नहीं समझ, नर्तक या नर्तकी कहते तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सामान्य वर्ड नहीं है, ये हम लोग जो यूज भी नहीं करते। ये लोग ये सब क्या है, ये वर्ड ऐसा वर्ड है जो मतलब शुद्ध हिंदी के रूप में आता है, इसलिए इन्हें नृत्य कला विरासत में मिलती थी। जिनके माता पिता जो काम करते हैं ना, वो बच्चा को वो चीज़ विरासत में मिल जाता है। जैसे मान लिए माता पिता अगर मान लिए इंग्लिश खूब बोलते हैं तो स्वाभाविक है बच्चा को भी इंग्लिश बोलने का ज़्यादा सीखना नहीं पड़ेगा, वो आसपास के माहौल में रहते रहते बातचीत करेंगे तो सीख ही जाएगा। उसी प्रकार से जो आदमी, जो बच्चा जो माहौल में रहता है वो तो सीख जाता है। तो इनको नृत्य कला विरासत में मिली थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नृत्य कला के जो विरासत में मिलने का कारण ये था कि उनके पिताजी ऑलरेडी एक फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध नर्तक थे, है ना। ये अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब के यहाँ, रामपुर के वहीं पे लखनऊ में रामपुर है, रामपुर के नवाब थे, उसी के दरबार में नृत्य कार्यक्रम के जाया करते थे। मतलब कि नवाब जो थे ना, बड़े बड़े जो नवाब लोग थे, शौक से क्या करते थे, लोगों को रखते थे डांस करने के लिए। और उसमें नर्तक लोग जो थे ना, जो अब कई जगह नर्तक और नर्तकी दोनों हुआ करती थी। तो नर्तक थे इनके पिताजी, मतलब आई मीन जेंट्स थे,
डांसर थे। तो डांसर जाके वहाँ पे उनमें किया करते थे और रामपुर के दरबार में जाकर वो डांस किया करते थे। वो वहाँ के परमानेंट डांसर थे। जब जब नवाब को मन होता था, उसका रूटीन बना हुआ था कि इतना दिन को इतना था, इतना बजे तुमको आना है, ये डांस करना, और वो बैठ कर आराम से आनंद लिया करते थे नवाब लोग, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 6 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज जी नवाब साहब के प्रिय हो गए। वो अपने पिता के साथ जाया करते थे उसमें डांस करने। अब क्या हुआ कि नवाब साहब को क्या नजर पड़ गया उनके बच्चे पर, मतलब कि आई मीन ये बिरजू महाराज पे पड़ गया। और मात्र 6 साल में, समझते हैं ना, बच्चा अब होश भी नहीं संभालता है। उस समय वो डांस करना सीख गए बिरजू महाराज जी 6 साल की उम्र में ही। और बिरजू महाराज जी नवाब के बहुत प्रिय हो गए। क्या हो गए? प्रिय हो गए। और नवाब कहता था कि इसको लेकर आना है, तभी तुमको डांस कराना, तुम यहाँ पर इसको ले कर आना है। मतलब बच्चा उस उम्र में, बच्चा मतलब खेलता उठता रहता है, उसको होश भी नहीं रहता है। उस समय में वो नवाब के प्रिय हो गए। मतलब नवाब उनको लाइक करने लगे और कहे कि तुम डांस करने यहाँ पे आओगे, तुम परमानेंटली यहाँ पे आओगे। इसीलिए उन्होंने पिता के साथ वहाँ जाना पड़ता था, मजबूरी था। अब बताइए, पहले तो शौक से गया बेचारा, अब उसका मजबूरी बन गया कि भैया अब आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आना है तो आना है, किसी भी तरह पर, किसी भी कीमत पर, कह लीजिए आना ही पड़ेगा उसको, ठीक है ना। आप बताइए, छोटा सा बच्चा पढ़ने लिखने के उम्र में, उसको थोड़ा सा गेट खुली तो, पढ़ने लिखने की उम्र में वो क्या किया जा रहा है, उससे काम करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं गलत बात है, डांस कराया जा रहा है। परंतु क्या कीजिएगा, नवाब थे, नवाब का बात नहीं मानने का तो खैर बातें मत कीजिए, क्या तो उसको जाना पड़ता था। इतनी कम देखिए, तथा नाचना पड़ता था। देखिए इसका मतलब ये है कि वो नाचना चाहते थे कि नहीं, नाचना जाना पड़ता था और उनको क्या करते हैं, वहाँ पे नाचना पड़ता था। इतनी ही कम उम्र में उनकी तनख्वाह निश्चित कर दी गई थी। मतलब उनका तनख्वाह, मतलब उनको वेतन महीना भी मिलेगा। जो डांसर रहता था ना, उसको नवाब वेतन देते थे महीना। तो इतना कम उम्र में कोई बच्चा घर पे रहता है तो खेलता कूदता रहता है, उसको अब क्या मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। वहाँ पे रह के क्या करने के लिए, डांस करने के लिए, वहाँ पे डांस करने के लिए उनको वेतन फिक्स कर दिया गया। बताइए, इस नौकरी के छुट्टी पाने की इच्छा प्रकट हो तो नवाब साहब ने फरमान जारी कर दिया कि यदि लड़का नहीं रहेगा तो पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब इतना बड़ा हाथी हो गया, जुल्म हो गया कि अगर तुम्हारा बेटा डांस करने नहीं आएगा तो तुमको भी वहाँ से हटना पड़ेगा। मतलब अब उस लड़का को वहाँ पर डांस करने जाना मजबूरी हो गया। अब उनको जाना है हर दिन अपने पिता के साथ डांस करने। नहीं करेंगे तो उनके पिता की नौकरी भी गई। अब समझ रहे हैं, ये फरमान जारी कर दिया, नवाब का आदेश हो गया। इस आदेश से पिताजी खुश होकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए और कहे क्या कि चलो भाई, कम से कम बेटा को नहीं ले जाएंगे तो हमारी नौकरी छूट जाएगी, जाने दे, हटा दे, अच्छा बात है कि छूट जाएगा। मर्द गुलामी करने से अच्छा किसी का डांस प्रोग्राम करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो ये लोग क्या किए, प्रसाद चढ़ाए, है ना। बिरजू महाराज जी कहते हैं कि उन्हें नृत्य कला के तालीम कुछ क्लास में कुछ लोगों द्वारा कहते, सुनते या देख कर सीखा। मतलब वो कहते हैं क्या कि हमको डांस कुछ सिखाया नहीं, हम लोग बस कुछ लोगों को देखे डांस करते हैं। पिताजी को, चाचा जी को नाचते थे। शंभू महाराज जी थे, उनके चाचा जी भी डांस करते थे, पापा जी भी डांस करते थे। तो देखते थे, देखा देखी उनको सीखने गए। मतलब कहीं क्लास व्लास नहीं किए थे सीखने का, डांस करने का, ठीक है ना। तो डांस ऐसे ही सीख गए उनको। इसलिए कहा गया उनको डांस जो है ना विरासत में मिला था। मतलब क्या, माता पिता के गुण से वो सीख गए। अब देखिए, कहा था ना, कभी कभी कारीगरी भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। देखते हैं ना, बेचारा एक डांसर बन गया तो देखिए वो डांसर भी खतरनाक बन गया, उसके जीवन का एगो फंदा बन गया। नहीं, डांसर नहीं होता तो बेचारा खेलता होता रहता, डांसर बन गया तो बेचारा के वो फंदा हो गया वो, है ना। देखें, ताजमहल बना था, ताजमहल बनाने वाला का हाथ काट दिया गया था। क्या लगे कि तू ताजमहल बनाया है ना, तो ऐसे ताजमहल दूसरा का बना देगा, इसलिए तो हाथ काट देंगे। उतना अच्छा कारीगरी किया, खूब कारीगरी करने के बाद में वो ताजमहल बनाया। ताजमहल बनाने के बाद गया शहंशाह के पास, कहा कि ताजमहल किसने बुलाया, सबको बुलाया, मिस्त्री सबको। तो कहा सरदार महाराज हमने बनाया, हम बनाए। तो कहा कि बहुत सुंदर बनाया तुम, इतना ताजमहल इतना सुंदर तो कभी विश्व में नहीं बना हुआ, विश्व में कैसे सुंदरता नहीं है, इसलिए तुम अपना हाथ दे दो। अब सब लोग चौंक गया कि नाम की जगह पे अपना हाथ काट लिया गया। बताइए, तो ये कभी कभी ना आदमी का कारीगरी जो है ना कभी कभी खतरनाक हो जाता है, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से बेचारा के कारीगरी जो है बेचारा खतरनाक पड़ेगा। मगर क्या कीजिएगा, गरीब घर में पैदा लिए थे तो काम तो करना पड़ता है, इसे भी कोई ना कोई काम करना ही पड़ता। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पिताजी जाते थे ना, वहाँ वो जाया करते थे और कार्यक्रम में भाग लिया करते थे। मतलब उनका अब पेशा हो गया डांस करना। अब जहाँ जहाँ उनके पिताजी जाते थे, शौक से जाते थे और उसके बाद पेशा बना लिए वो। पिताजी की मृत्यु जो है ना 54 साल में हो गया। कैसे हो गया था, लू लगने से हो गया।
उनको गर्मी में लू लग गया और लू लगने से उनके पिताजी का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। इसके कारण से क्या हुआ, उनके वे बहुत सहनशील व्यक्ति थे, उनके पिताजी बहुत ही सहनशील व्यक्ति थे, अपना दुख किसी को कहना पसंद नहीं करते थे, बड़ा अति प्रिय व्यक्ति थे, काफ़ी लोग उनको पसंद करते थे, बड़ा ही लाइक करते थे लोग उनको, अति प्रिय थे वो। परंतु क्या कीजिएगा, लू लग गया, लू लगने के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 54 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब यह मृत्यु जो है ना, पिता की मृत्यु के बाद माँ को दुख देखकर उदास रहने लगा बेचारा, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई तो माँ काफ़ी सदमे में चली गई, क्योंकि वो उसके बाद तो जीवन यापन करना उसके लिए भार हो गया। पति के बिना पत्नी का क्या औचित्य होता है, विधवा औरत ही जान सकती है, उसको तो कोई आदमी जान नहीं सकता है भाई, जान लीजिए। तो वो विधवा औरत का जिंदगी जो बिता रही थी, उस समय 3 लड़कियों को पालना और एक बेटा को पालना, इतना बड़ा रिस्क उठाना बहुत बड़ी बात होती है, और खासकर एक गरीब परिवार के लिए। विरासत में कुछ पैसा कोई रहेगा, चलो भाई उसको बेच के जमीन जथा बेच के खिला पिला दी, वो अलग बात है, मगर अपने बच्चों को परवरिश करना कोई आम बात नहीं है, बहुत ही कठिन बात होता है। तो ये बहुत दुखद दिन आ गया है ना, क्योंकि उसके पास मरते ही उसका दिन जो है ना, खराब दिन शुरू हो गया। जैसे वो मरे ना उनके पिताजी, उसके बाद बिरजू महाराज का एकदम सबसे खराब दिन आ गया। पहले अच्छा था दिन था, मगर पिता जैसे ही मरे तो क्या हो गया, खराब दिन आ गया। भोजन वस्त्र का घोर अभाव हो गया, ना तो पहनने के लिए कपड़ा बचा और ना खाने के लिए अन्न बच गया उनके पास। शंभू चाचा के शौकिया मिजाज के कारण, शंभू चाचा भी थे ना, तो चाचा भी उनका साथ नहीं दिए, चाचा भी उनका साथ नहीं दिए, क्योंकि वो शौकिया मिजाज के आदमी थे, वो उतना ध्यान नहीं देते थे। इसके कारण से वो कर्ज में डूब गए। मतलब क्या, शंभू चाचा के शौकिया मिजाज के कारण कर्ज में डूब गए, मतलब वो भी कर्ज में डूब गए, उनको भी डुबा दिए। अब चाचा जी तो अपने डूबे किए, उनको भी डुबा दिए। उसी समय चाचा जी के 2 बच्चों की मृत्यु भी हो गई। अब चाचा जी के 2 गो बच्चा था, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब उनको लगा क्या कि जो है ना, लेखक के माँ को डाइन कहने लगा कि भैया ये डाइन है, यही जो सबको खा पका गई है ना। मतलब क्या कीजिएगा, लोगों में ऐसा होता है कि हो गया, एक तो उनके पेट कर अपने पति अपने दुल्हा को भी खा गई हैं, और प्लस हमारा 2 बच्चा को भी खा गई है। मतलब ऐसा लांछना लगाता है ना लोग, ऐसे ही होता है। मरने का कारण कुछ भी हो, मगर लोग जानते हैं ना, उल्टा पुल्टा बात होता है, गांव समाज में 10 तरह की बात होती है। उसी समय चाचा जी के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। उससे क्या हुआ, बच्चों की इस मृत्यु से हताश होकर अम्मा को डाइन कहने लगा। मतलब उसको कहने लगा क्या, डाइन है, बोलू ये डाइन है, जोगिन है, कुछ कर दिया, इसी को खिला पिला के मुआ दिया सब बच्चा को, है ना। तो इसीलिए रिश्ता नाता जो चाचा है, जो हेल्प करने वाले थे, वो चाचा का रिश्ता भी टूट चुका था उनका, है ना। तो अब बेचारे के पास कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए मैं माँ को लेकर नेपाल चला गया। नेपाल में गए, उसके यहाँ गए, वहाँ पे फिर उसके बाद कहाँ गए, मुजफ्फरपुर गए। उसके बाद में मुजफ्फरपुर गए, फिर वहाँ पे क्या किए, अम्मा बांस की बरेली इसीलिए ले गई कि वहाँ नाचेगा तो इनाम मिलेगा। फिर अम्मा ने क्या किया, बांस बरेली जगह का नाम है, वहाँ पे ले गई, वहाँ पे डांस किया, और डांस करने के बाद इनाम मिलता था पैसा, उसी पैसा से वो जीवन यापन करने लगे, है ना। ऐसी हालत में ऐसा हालत हो गया था, आर्यनगर में 50 रुपया के 2 ट्यूशन की, मतलब 50 रुपया का 2 ट्यूशन किया, 2 बच्चा को पढ़ाया, मतलब डांस कहाँ सिखाया, तो 50 रुपया उसको मिलता था उस समय। तो 50 रुपया उसमें वैल्यू था, 50 रुपया का कम मत समझिए, 50 रुपया ट्यूशन मिलता था, इस समय का मतलब 5,000 रुपया मान लीजिए उसको, ठीक है ना। 50 उस समय का 50,000 रुपया, अभी का 5,000 के करीब में लगभग मान लीजिए उसे। 5,000 में तो कम से कम तो 2,000-3,000 तो होगा ही होता, इतना वैल्यू था उसका। तो उस प्रकार से उसको ट्यूशन मिल गया। तो ट्यूशन मिला तो कुछ सहारा हो गया, आदमी को ट्यूशन मिलने के बाद कुछ सहारा हो जाता है, तो सहारा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 50 रुपये में काम करके पिता किसी तरह से पढ़ता रहा, फिर पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दी हूँ, है ना। मतलब पढ़ाई किस तरह का, डांसिंग का पढ़ाई शुरू की, है ना। सीताराम नामक लड़के के डांस सिखाया, उसको भी डांस सिखाता था, सिखाने का काम करते हुए उन्हें जाकर पढ़ा देता था, मतलब कि डांस वगैरह सिखा देता था। अर्थाभाव ठीक ढंग से, पैसा के इतना किल्लत हो गया कि ठीक ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाया हो, मतलब कोई शिक्षा वगैरह भी नहीं ले पाया, नौकरी भी नहीं मिलती थी। पिता के समय से ही चाचा जी अलग रहते थे, इसीलिए समझ सकते हैं कि उनका जो है ना कोई एकदम बेकार ज़िंदगी चल रहा था। दादी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं होता था, दादी से भी नहीं पढ़ता था, तो दादी से भी अलग था वो, मतलब कहने का मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गया था उसका, है ना। इसके बाद क्या हुआ, 14 साल की उम्र में पुनः लखनऊ आ गए वो, और कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती में काम करना आरंभ कर दिया। कब वापस आए वहाँ से इधर उधर घूमने के बाद, 14 साल के बाद पुनः आए कहाँ पे, लखनऊ में। और कपिला जी एक व्यक्ति थे, उन्हीं के सहयोग से उनको क्या मिला, डांस करने का काम मिला, है ना। कश्मीर में मिला, तो संगीत भारती जो किताब थी, संगीत भारती जो डांस पार्टी थी ना, उसी में उनको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ निर्मला जी के से मुलाकात हुआ, वहाँ पे किससे मुलाकात हुआ, निर्मला जी से मुलाकात हुआ। उन्होंने कथक डांस करने की
क्या की, सलाह दी कि तुम कथक डांस करो। कौन डांस करो? कथक। ताता थैया वाला ऐसे करके डांस नहीं करता है, हम लोग को समझ में नहीं आता, मगर डांस बहुत ही क्लासिकल डांस है। तो कथक डांस करने का सलाह दी कौन? निर्मला जी ने। और निर्मला जी को कहा कि ठीक है तुम कथक डांस करो, तुम्हारा इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो मैंने नौकरी छोड़कर, मतलब उसने क्या किया, नौकरी छोड़ दिया और भारतीय कला मंदिर में, अब कैसा नौकरी तो था ही नहीं, छोड़ दिया कैसे, वो ट्यूशन वगैरह नहीं था, वो सब छोड़ दिया। और उसने क्या किया, संगीत भारती में जो नौकरी करता था ना उसको छोड़ दिया, सॉरी, यहाँ पे संगीत भारती में जो नौकरी कर रहा था डांस करने का उसको छोड़ दिया और उसने कथक डांस करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा। और भारतीय कला मंदिर जो था ना, एक और डांस क्लास था, उसमें डांस क्लास करना शुरू कर दिया। वहाँ पूरे मन से तालीम सीखी, पूरे मन से सीखना शुरू कर दी हूँ और वो कथक डांस को बढ़िया से सीख गए। मेरी तालीम देखकर महाराज की तरफ वहाँ भी लड़कियाँ तालीम देखकर, मेरी तालीम देखकर महाराज की तरफ वहाँ की लड़कियाँ आकर्षित होने लगी। रश्मि वाजपेयी कहती है, सॉरी, ये जो बिरजू महाराज जो डांस करते थे ना, उसको देख कर ना लड़कियाँ उनके तरफ अट्रैक्ट होने लगी, चाहने लगी लड़कियाँ कि काश ऐसा ही डांस करना हमको भी आया था, है ना। और चाहते थे कि ऐसा ही गुरु हमको कोई मिल जाए जो हमको सिखा दे डांस, है ना। तो उनको सबसे मतलब चाहत हो गई, किससे? बिरजू महाराज से, लड़कियों को, है ना। और क्या हुआ, ऑल बंगाल म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या हुआ, कलकत्ता के नाच में एक बार डांस हुआ, कलकत्ता में बंगाल म्यूजियम कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें डांस का प्रोग्राम था। उसमें जब वो डांस किए उसके बाद तो कथक डांस में इतना माहिर हो गया, पूरे जगह पे चर्चा ही चर्चा हो रही थी उनकी, है ना। काफ़ी प्रशंसा मिली उसमें, काफ़ी लोग जाने, तमाम अखबार में पूरा छप गया, कार्यक्रम छपा कि भैया इतने अच्छे डांसर हैं यहाँ पे, है ना। ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सभी जगह मेरी इज्जत होने लगी और सभी जगह वो उनका डांस का मतलब रिक्वायरमेंट आने लगा कि आप यहाँ पे आकर डांस कीजिए, यहाँ पे आकर डांस कीजिए। इस तरह से कभी कलकत्ता जाते थे डांस करने, कभी बम्बई जाते थे, कभी चाइना मद्रास जाते थे। इस प्रकार से वो अलग अलग जगह पर जाके डांस प्रोग्राम किया करते थे और एक अच्छे नृतक के रूप में उभरने लगे, ठीक है ना। 27 साल की उम्र में संगीत के उनको क्या किया, मात्र 27 साल की उम्र, देखिए 27 साल की उम्र में उनको क्या मिल गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। बताइए, इतना अच्छा अवार्ड जो होता है ना वो उनको मिलता है जो संगीत और नृत्य में सबसे अच्छा काम करते हैं ना, तो उनको मिलता है क्या, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उनको मिलता है। और इनको ये पुरस्कार मिला, बहुत गर्व की बात है कि एक डांसर को इतना मेहनत करने के बाद ये पुरस्कार मिला, पूरे सम्मान मिला, पूरे इंडिया लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दे दिया पुरस्कार, नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे मिलता है ये। मैं जर्मनी भी गया, देखिए जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की यात्रा की, लेकिन एक बार क्या हुआ, अमेरिका में 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो एक जगह वहाँ पे हाँफते हुए एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचाना है। मतलब समझ रहे हैं, इतना फेमस हो गया कि लोग वहाँ विदेशों में भी इनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए तैयार हो जाए, इतने ज़्यादा फेमस हो गई डांस करते करते। सोच लीजिए कि कोई आदमी सोच लेता है काम करना ना, तो उस काम में इतना तालीमता से करने लगे ना, देखिए इतना अच्छा डांसर बन गया। कथक डांस करने में इनका कोई जोर नहीं था, पूरे वर्ल्ड लेवल पे चले गई। देखते अलग अलग देश में जाके वो अपना डांस प्रोग्राम दिया करते थे, है ना। अब देखिए यश अब लड़का बेहाल हो गया कि भैया देखिए ना, हमसे कोई आदमी पूछता नहीं था, आज हमसे डांस करने लगा, वाह कितना अच्छा बात है कि आज हमको फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए हमसे तैयार हो गया, इतना ज़्यादा। अब सर पाकिस्तान में उसमें मोबाइल हुआ होगा, मोबाइल नहीं था, कैमरा से फोटो खिंचा हुआ कोई, ठीक सही है। इस प्रकार पाकिस्तान के कई खातून थी, पूरे हॉल में उनकी आवाज़ आई, सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह। जब इनका डांस पाकिस्तान में हो रहा था तो वहाँ के जितने मुसलमान और लड़कियाँ औरतें थी वो सब सुहान अल्लाह करे। सुहान अल्लाह का मतलब होता है क्या, कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आ रहा है ना। तो इस प्रकार से उनको क्या कर रही थी, मतलब कि संबोधित कर रही थी, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात थी, प्लस पॉइंट था, है ना। मतलब क्या हुआ कि मतलब मेरे नाच के आशिक बहुत हैं और मेरे आशिक भी बहुत थे। और वो लेखक बताते हैं, कभी डांसर बताते हैं बिरजू महाराज जी कि मेरे डांस के बहुत सारे दीवाने हुए और डांस के दीवाने भी हुए और मेरे भी दीवाने हुए। मतलब हमको भी चाहता था और मेरे डांस को भी लोग चाहने लगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस इंसान बन गया वो, ठीक है। बिरजू महाराज जी कहते थे कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में अम्मा का बहुत बड़ा हाथ था। अम्मा मतलब क्या, उनकी मतलब मेन गुरु बनी, अम्मा का बहुत बड़ा हाथ क्या था, क्यों था, क्योंकि देखिए वही बुजुर्गों की तारीफ करके मुझे
उत्साहित करते थे, लोगों के बीच में जाते थे, कहते थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा डांसर है, इस प्रकार से। और जब जब लगता था कि कोई कमी है तो अपने बेटा को बताते थे कि तुम ऐसे डांस नहीं करो, ऐसे करो, क्योंकि पिता को देखती थी, अपना हस्बैंड को देखती थी डांस करते हुए, अपना देवर को देखती थी डांस करते हुए, तो भाई कुछ ना कुछ सीखी हुई थी। तो कहिए तुम्हारे पिताजी ऐसे किया करते थे, तुम तो ऐसे कर रहे हो, यहाँ पे गलती करो, तुम ऐसे करो, तो इसे सिखाते थे। मतलब एक तरह से उनका टीचर की तरह काम है। और बहुत हौसला बढ़ाई उनकी मम्मी, और बहुत अच्छा डांस करना सिखाई, और काफ़ी अच्छे बन गए। और देखिए वाकई में गुरु भी थी और माँ भी थी, है ना। उनकी माँ जो थी, माँ भी थी और गुरु भी थी। मतलब रियल गुरु जो थे उनके पिताजी थे। रियल गुरु कौन थे? इनके पिताजी।